नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। किसी भी सभ्य समाज के संचालन के लिए कुछ नियम कायदों की जरूरत होती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में संविधान के जरिए इसकी व्यवस्था की जाती है। दरअसल संविधान किसी भी देश की शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज होता है। अथक प्रयास के बाद 1949 में 26 नवंबर के दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था। इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। आज विशेष में हम अपने संविधान के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि कब से मनाया जाता है संविधान दिवस, संविधान बनने की कहानी को भी समझेंगे। इसके अलावा संविधान की खासियत पर भी एक नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। संविधान नागरिकों को मजबूत बनाता है। संविधान आज़ाद भारत का आधुनिक और भारतीयों के लिए प्रेरणादायक दस्तावेज है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि क्यों इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संविधान दिवस यानी संविधान को अपनाने का दिन। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधानों के साथ ही अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को इसी दिन से लागू किया गया। बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान में उसके प्रारंभ की तारीख कहा गया। 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई में एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने भीमराव अंबेडकर स्मारक की नींव रखते हुए कहा कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया। 2015 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष था। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान को स्वतंत्र भारत का आधुनिक ग्रंथ बताया। उन्होंने संविधान को देश के लोगों के लिए जीवंत और प्रेरणादायक दस्तावेज बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के बंटवारे को औपचारिक रूप दिया है। साथ ही संविधान को बरकरार रखने के लिए इन 3 स्तंभों को वैध नियम और जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिससे नागरिकों की उम्मीदों और अपेक्षाओं का साकार किया जा सके। राष्ट्रपति का कहना है कि संविधान से नागरिक को अधिकार मिलता है, साथ ही नागरिक इसका पालन करके, इसे संरक्षित करके संविधान को ज्यादा सार्थक और ताकतवर बनाते हैं। People of India are the ultimate custodians of the Constitution. It is in them that sovereignty vests, and it is in their name that the Constitution was adopted. The Constitution empowers the citizen, but the citizen too empowers the Constitution. By following it, by adhering to it, by protecting it, and by persevering to make it more meaningful with words and deeds. संविधान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा कि ये हमारा पावन राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम निजी और राष्ट्रीय जीवन में संविधान की मूल भावनाओं और प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन करें, निजी और सार्वजनिक जीवन में आचरण की शुचिता रखें, संवैधानिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं में आस्था रखें। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि संविधान दिवस पर हम गर्व के साथ हमारे संविधान सभा में सेवा करने वाले महान लोगों के शानदार योगदान को याद करते हैं। हमें हमारे संविधान पर गर्व है। इस मौके पर संविधान में शामिल मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता दोहराएं। मन की बात के 50वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की महान विभूतियों ने असाधारण गति से 3 वर्ष के भीतर विस्तृत संविधान तैयार किया और इससे सभी को आज भी अपने दायित्व रिकॉर्ड समय में पूरे करने की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान में खास बात यह है कि इसमें अधिकार और कर्तव्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। नागरिकों के जीवन में इन्हीं दोनों का तालमेल देश को आगे ले जाएगा। 3 वर्ष के भीतर ही
इन महान विभूतियों ने हमें इतना व्यापक और विस्तृत संविधान दिया। इन्होंने जिस असाधारण गति से संविधान का निर्माण किया, वो आज भी टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी का एक उदाहरण है। यह हमें भी अपने दायित्वों को रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। संविधान दिवस के मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि जब संविधान को लागू किया गया तो इसकी आलोचना की गई, इसे बड़ा और कठोर बताया गया। उन्होंने कहा कि समय ने इन आलोचनाओं को कमजोर कर दिया है और ये गर्व की बात है कि हमारे संविधान ने पिछले 7 दशकों में बड़ी ताकत के साथ जीता है। उन्होंने संविधान को गरीबों की आवाज बताया। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि हमारा संविधान संकट के वक्त हमारा मार्गदर्शन करता है। Our Constitution is the voice of the marginalized as well as the prudence of the majority. Its wisdom continues to guide us in moments of crisis and uncertainty. It is in our best interest to heed the advice under the Constitution. If we do not, our hubris will result in sharp descent into chaos. Deliberately and consciously kept the people of India in the center of their narrative and came with a constitutional ecosystem where they trusted the ability of ordinary Indians to determine the destiny of India. I think this innate trust in the people of India is one of the most outstanding attribute of our constitution making. संविधान देश के लिए शासन और न्याय व्यवस्था में एक प्रकाश की तरह काम करता है। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में विभिन्न दृष्टिकोणों को जगह दी और उसे भारतीय परिस्थिति के अनुकूल बनाया। संविधान ने लोगों को उतना ही सशक्त किया है जितना लोगों ने संविधान को सशक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 200 साल की गुलामी के बाद भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर सामने कैसे आया, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति के बाद देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक संविधान की ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन ये संविधान कैसा हो और कौन इसे बनाएगा, इस पर लंबा मंथन चला। आइए देखते हैं संविधान बनने की कहानी क्या है। 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत आए। शुरुआत में व्यापारिक कामकाज तक सीमित रहने वाले अंग्रेजों ने 1775 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकारों पर कब्जा कर लिया। सिपाही विद्रोह के बाद तो ब्रितानी हुकूमत ने आधिकारिक तौर पर भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया और यहीं से शुरू हुई असली आजादी की जद्दोजहद। लंबे संघर्ष के बाद 1930 आते आते देश में पूर्ण स्वराज का माहौल बन चुका था। हालांकि भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख, जो भले ही इन शब्दों में या इस नाम विशेष में न हो, पहली बार भारत शासन एक्ट 1919 के लागू होने के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद अगस्त 1928 में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से मशहूर हुई। 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार करने की मांग की। ये पहला मौका था जब संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गई। इसके बाद 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। 1938 में कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध का माहौल था। ब्रिटिश हुकूमत पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काफी दबाव था। 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स अपने साथियों के साथ भारत के स्वतंत्र संविधान के प्रारूप के प्रस्ताव के साथ भारत आए।
क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटने की मांग कर रहा था। आखिरकार 1946 में ब्रिटिश हुकूमत ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग को खारिज कर दिया और कुछ अहम सुझाव दिए। कैबिनेट मिशन ने एक महत्वपूर्ण काम ये किया कि मुस्लिम लीग को उसकी मांगों के दायरे में ही एक संविधान सभा के गठन पर राजी कर दिया। आखिरकार कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए प्रस्तावों के तहत जुलाई से अगस्त 1946 के बीच संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूहों और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों के लिए अलग से 93 सीटें आवंटित थी, लेकिन उन्होंने खुद को सभा से बाहर रखने का फैसला किया और इसीलिए वो सीटें भर नहीं पाई। नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी करीब हर बड़ी शख्सियत शामिल थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार किया, लिहाजा पहली बैठक में कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णाचारी को सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा के सामने पहली बार संविधान सभा के उद्देश्य सामने रखे। इन उद्देश्यों में ही दरअसल सभा का ढांचा और उसके कामकाज की झलक थी। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। ब्रिटिश भारत के सभी हिस्सों और इसमें शामिल होने की इच्छा रखने वाले क्षेत्रों को संघ के दायरे में लाया गया। संप्रभु भारत के सभी अधिकार और शक्तियों का स्रोत जनता को बनाया गया। सभी के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और समान अवसर, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे कई बातें घोषित की गई। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। B.N. राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित कर प्रारूप समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। संविधान सभा को पूरी आज़ादी थी कि जैसा वो चाहे वो संविधान बनाए और सबसे पहला काम संविधान सभा ने ये किया कि बहुत सारी समितियां बनाई गईं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी वगैरह वगैरह, बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स कमेटी, फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ कमेटी, इन सब समितियों की बैठकें हुई। इन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी और उन रिपोर्ट्स को संविधान सभा में डिस्कस किया गया और जो निर्णय लिए गए उनके आधार पर एक संविधान का प्रारूप संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। उनके अंतर्गत पूरी रिसर्च टीम थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। उन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। उसके बाद एक प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, B.R. अम्बेडकर। इस दौरान संविधान सभा ने कुछ और महत्वपूर्ण फैसले किए। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और यही नहीं, संविधान सभा ने ही 24 जनवरी 1950 को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर चुना। इस तरह कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की 11 प्रमुख बैठकें और कई उप समितियों की बैठकें हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान पर चर्चा की। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इसी दिन संविधान पहली बार पढ़ा गया। इस पर 5 दिन तक आम चर्चा हुई और ऐसी 3 बैठकें हुई और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को सर्वसम्मत से अपना लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारे संविधान पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव है, लेकिन संविधान सभा ने कई देशों के संविधानों का अध्ययन कर उनसे अच्छी चीजें लेने की कोशिश की। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद की अध्यक्षता में जब भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ तो इसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत भारत की विविधता, संस्कृति, भाषाओं और बोलियों को समाहित करने की थी। परेशानी ये थी कि इतने बड़े देश, इतनी ज्यादा सांस्कृतिक विविधताओं और इतने बड़े भूभाग की जरूरतों को इसमें किस तरह शामिल किया जाए कि सब संतुष्ट भी हो जाएं और कोई विवाद भी न हो। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने तक संविधान सभा में तमाम विषयों पर लंबी चर्चा हुई। भारतीय संविधान सभा ने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया। संविधान का मूल प्रारूप भारतीय शासन अधिनियम 1935 ही रहा। इनमें से करीब 250 अनुच्छेद सीधे सीधे या थोड़े बहुत बदलाव के साथ लिए गए। 1935 के अधिनियम में कुल 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम से जो चीजें संविधान में समाहित की गईं, उनमें द्वैध शासन की स्थापना, संघीय व्यवस्था, अलग प्रांतीय सरकार का प्रावधान, राज्यपाल का कार्यालय, संघीय न्यायालय, संसद की सर्वोच्चता और संसद में द्विसदन व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण और आपातकालीन उपबंध शामिल हैं। हालांकि एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले ही अवेलेबल था। 1935 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना था। उसके बेसिस पर इन्होंने बाकी जो लाइक फंडामेंटल राइट है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें ऐड किया गया था। इनके साथ साथ ब्रिटिश संविधान में वर्णित संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद भारतीय संविधान का हिस्सा बने। इसके अलावा संविधान में मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपातकाल और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन कनाडा के संविधान से समाहित किया गया है। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और उनकी शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जबकि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के संविधान से लिया गया। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ये अमेरिकन संविधान से लिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए और फंडामेंटल राइट्स कहा जा सकता है
कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन और सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से अधिकांश बिल ऑफ राइट्स से या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया और प्रावधान के अलावा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन का तरीका लिया गया है। तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल्य कर्तव्यों और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, जबकि गणतंत्रात्मक स्वरूप और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए। जब संविधान बना तो इसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। संविधान सभा ने जो दस्तावेज तैयार किए वो दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान था। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल विशेष में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के साथ। भारतीय संविधान की खासियत की वजह से ही आगे चलकर देश में केंद्र और राज्य के साथ स्थानीय स्वशासन का रास्ता साफ हुआ। आखिर हमारा संविधान दुनिया में अनोखा क्यों है और इसकी क्या खास विशेषता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन के बाद इसे तैयार किया गया है। इसमें कई देशों के संविधान में समाहित तत्वों को लिया गया है, जिसके बावजूद इसकी एक अपनी अलग खासियत है। आइए देखिए रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। भारतीय संविधान उसमें निहित तत्वों और मूल भावनाओं की जगह से दुनिया का सबसे अनोखा संविधान है। मूल संविधान को स्वीकार करने के बाद भी इसमें वक्त वक्त पर कई तरह के बदलाव होते रहे हैं और इसमें वक्त के साथ अहम परिवर्तन किए जाते रहे। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भागों में विभक्त 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 1951 के बाद से हुए तमाम संशोधनों के बाद मूल संविधान से करीब 20 अनुच्छेद और भाग 7 को हटा दिया गया और करीब 90 अनुच्छेद 4A, 9A, 9B और 14A यानी 4 भागों को जोड़ा गया, जबकि 4 अनुसूचियां यानी 9, 10, 11 और 12 को जोड़ा गया। दुनिया के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। आर्टिकल 14 जैसे सब कानून के सामने बराबर है, तो बराबरी वाला जो सिद्धांत और जीने का अधिकार जो है, राइट टू लाइफ, ये तो बहुत ही बेसिक, बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं ये। और मौलिक अधिकार जो है कई है, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और इस तरह की कई चीज़ें हैं। भारत के संविधान की एक और विशेषता ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी खासियत ये है कि ये ना तो लचीला है और ना ही सख्त। भारत के संविधान के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था संघात्मक भी है और एकात्मक भी। संविधान में संघात्मक संविधान की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। साथ ही आपातकाल के दौरान केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भी प्रावधान निहित है। एक ही संविधान में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें सिर्फ एक नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार का संसदीय रूप दुनिया में अनोखा है। देश में संसदीय संप्रभुता है तो न्यायिक सर्वोच्चता भी। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली उपलब्ध कराता है। संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और उनकी रक्षा भी करता है। इसके अलावा संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भी दुनिया में अनोखे हैं। संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है तो उसके साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने को भी कहता है। और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें सभी विचारों को ऐसा समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है ताकि सभी लोगों को वो स्वीकार्य हो। और यही उसकी बहुत बड़ी खूबी है कि वो अनेक तरह से विभाजित विखंडित समाज को जोड़ने का काम करता है
और संविधान सभा में संविधान को सर्वसम्मति से पारित किया गया। कुछ चुनौतियों के बावजूद भारतीय संविधान देश के आम नागरिकों के साथ साथ पिछड़े तबकों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और समानता की गारंटी देता है। हमारा संविधान देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग और साक्षरता के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार हासिल है और ये संविधान लागू होने के साथ ही सभी को एक साथ हासिल हुआ, जो भारतीय संविधान की खास विशेषता है। भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग बंटवारा है। इसके अलावा संविधान में निर्वाचन आयोग, नियंत्रण और महालेखाकार, संघ लोक सेवा आयोग जैसे स्वतंत्र निकाय की भी व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक तंत्र के अहम स्तंभों की तरह काम करते हैं। इसके अलावा मूल रूप से 2 स्तरीय यानी केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान है। ये हमारे संविधान की अहमियत को और बढ़ा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।